एक बार एक कॉलोनी के अंदर अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध का आलम यह था कि पहले वो एक दो घरों तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे वही दुर्गंध पूरे कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका था वो दुर्गंध। लोग घरों से निकलते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। ऐसी दुर्गंध तो हमने कभी नहीं देखी। लोग इस दुर्गंध के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं और जिस घर से ही दुर्गंध आ रही थी उस घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। लोगों को गुस्सा आने लगता है। लोग कहते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुला तो तोड़ दो इसको। अब ये आवाज़ जब घर के अंदर पहुंचती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलता है तो लोग अपनी आंखों से देखते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है अहमद अब्बास। उसका सर एक टेबल पर रखा हुआ था। ये सीन, ये दृश्य, ये नज़ारा देखने के बाद लोगों की चीख निकल जाती है। लोग फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर के अंदर जाकर देखते हैं कि कुछ सामान था, कुछ ऐसी चीज़ थी जो पक रही थी। उसी के अंदर से बदबू आ रही थी, उसी के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। और लोग उस देगची को, यानी कि उस बर्तन को हटाकर देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें हाथ और पैर रखे हुए थे। बर्तन काफ़ी बड़ा था और ये देखने के बाद लोगों की चीख निकल जाती है। तुरंत ही मौके पर पुलिस बुलाई जाती है और जैसे ही पुलिस आती है, मामला ये मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम जगह बुरी तरह फैल जाता है। और जब लोगों को पता चलता है कि एक व्यक्ति को मारकर उसका कोरमा बनाया जा रहा था, तो इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस कोरमे का क्या किया जाता। क्या लोग इसे खाते या क्या करते, या फिर इसको क्यों मारा गया था। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थीं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या चल रहा था। पुलिस यहाँ से जो भी व्यक्ति मिलते हैं उनको उठाती है, उठा के थाने लेके जाती है, उनसे से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती हैं। ऐसी बातें जो उस वहाँ के लोगों की शायद उस रात नींद उड़ चुकी थी। जब भी इस वाक़ये को याद करते हैं तो लोगों की नींद उड़ जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। वहाँ का एक ज़िला है कराची, और कराची ज़िले का एक शहर है, एक टाउन है जिसका नाम है शाह फैसल। शाह फैसल टाउन की वाक़या है 24 नवंबर 2011 का लगभग 11 या साढ़े 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। पुलिस स्टेशन में फ़ोन पहुंचता है कि साहब जल्दी से आ जाइए, एक आदमी का मर्डर कर दिया है, उसका कत्ल हो गया है। कत्ल जिसका हुआ था उसका नाम था अहमद अब्बास। उम्र उसकी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 32 या 35 साल के आसपास। पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है क्योंकि सूचना जो मिली थी वो वाकई बहुत भयानक सूचना थी। उस व्यक्ति को पुलिस देखती है तो सर है, बाकी का हिस्सा एक संदूक था स्टील का, उसके अंदर रखा हुआ था और कुछ हिस्सा उसका पकाया जा रहा था। पुलिस जब देखती है तो वाकई हैरानी होती है, परेशानी होती है। भीड़ से बचाते हुए यहाँ से अब इस घर के अंदर एक महिला है जिसका नाम है ज़ैनब बीबी, और इस घर में एक ज़हीर नाम का लड़का और साथ ही एक और है रजब। 3 लोग मिलते हैं। इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेके सीधा थाने लेके आती है और इनसे सवाल जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे, क्यों इतनी बदबू आ रही थी, क्यों इसको बना रहे थे, क्यों उसको मारा था। बहुत सारे सवाल थे, जवाब पुलिस जानना चाहती थी, सभी उतावले हो रहे थे। मगर ये बात जब मीडिया में, सोशल मीडिया में फैलती है तो ये मुल्कों को पार कर जाती है। ऐसा कौन सा देश था, चाहे वो अमेरिका की बात हो, रूस, फ्रांस, भारत की बात हो, चाइना की बात हो, किस देश में ये न्यूज़ नहीं चली थी कि एक औरत ने अपने पति की हत्या करके उसका कोरमा बना रही थी, उसकी एक स्वादिष्ट व्यंजन बना रही थी। अब उसका करती क्या, यही सवाल था, क्यों। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछने की कोशिश की तो उसने एक एक बात तोते की तरह बताने शुरू कर दी, मगर बताते बताते वो रोने लगती है। रोने वाली वाकई बात भी थी। दरअसल बताती है कि 5 साल पहले, यानी कि सन 2006 में उसकी अहमद अब्बास नामक एक व्यक्ति से शादी होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसके साथ वो बिल्कुल ठीक ठाक रह रही थी। शादी ये पहली नहीं थी बल्कि दूसरी शादी थी। उस वक्त उसको एक बेटी भी थी। अहमद अब्बास ने उसको बेटी सहित स्वीकार किया था और वो उसके साथ बेहद खुश रहता था, उसका बेहद ख्याल रखता था। दोनों ने लव मैरिज की थी, परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं थे। ज़ैनब और अहमद अब्बास दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश थे, मगर धीरे धीरे जैसे कि वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी छोटी बेटी अब बड़ी होने लगती है। और बड़ी बड़ी होते होते अब वो लगभग 14 या 15 साल के आसपास हो चुकी थी। बेटी उसकी बेइंतहा खूबसूरत थी। उस बेटी पर उस व्यक्ति का, जो कि उसका सौतेला बाप लगता है, उसका उस पर दिल आ गया था। उसको वो प्यार करने लगा था। उसके साथ वो
गलत हरकत करने लगा था। जब मौका मिलता था तब उसे छूने की कोशिश करता था, जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता था। ये बात बेटी को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। सोनिया इस बात का हमेशा विरोध करती थी और सोनिया की माँ ज़ैनब भी इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करती थी। लेकिन अहमद अब्बास की जो हरकतें थीं हर दिन बढ़ती चली जा रही थीं और 23 नवंबर 2011 का दिन ऐसा आता है कि इस घर में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा कुछ इस कदर होता है कि वो कहता है कि मैं इसके साथ आज रात बिताऊंगा। जब बात रात बिताने की आती है तो माँ को बेइंतहा गुस्सा आता है और माँ कहती है चाहे मेरी मौत हो जाए, चाहे मेरी सांसें ख़त्म हो जाएं, बंद हो जाएं, मगर ये काम मैं बिल्कुल किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। इसी बात को लेकर जब बहस होती है तो वो अपनी ही बेटी यानी कि सौतेली बेटी को बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, क्योंकि बेटी भी उतना ही विरोध कर रही थी जितना विरोध उसकी माँ कर रही थी। 23 नवंबर 2011 का ये वाक़या है। आखिरकार उस दिन वो अपनी बीवी को गुस्से में आकर तलाक दे देता है। ज़ैनब से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होता हूँ, लेकिन हम लोग इसी चार दीवारी के अंदर रहेंगे, अलग नहीं होंगे। अब मैं तुमसे निकाह तोड़कर तुम्हारी बेटी से निकाह करूँगा। जब ये बात ज़ैनब को पता चलती है तो ज़ैनब रोने लगती है और ज़ैनब सोचने लगती है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। उसी दिन इत्तेफाक से उसका सगा भांजा आया हुआ था जिसका नाम ज़हीर है। ज़हीर की उम्र 17 या 18 साल के आसपास रही होगी। वो रोते रोते अपने भांजे से कहती है कि भैया मैं क्या करूं, तेरे जो मौसा जी हैं, खालू हैं तेरे, वो तेरी बहन पर गंदी नज़र रखते हैं, आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। एक रात का मौका मिला था 23 नवंबर की रात का कि आखिरकार करें तो क्या करें। रात रात में प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद जब अगली सुबह आती है तो वाकई वो बहुत ख़तरनाक सुबह थी। नींद की गोलियों का इंतज़ाम किया जाता है। सुबह का जब नाश्ता दिया जाता है तो नाश्ते में चाय बनाई जाती है। चाय के साथ कुछ और भी आइटम था। लगभग 5 गोलियां चाय में अहमद अब्बास को दे दी जाती हैं और अहमद अब्बास को ये चाय पीते ही नींद का झटके थोड़ा तेज़ आने लगते हैं। लेकिन इस ज़ैनब को तसल्ली नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इन गोलियों से उसका कुछ नहीं होगा। वो दोबारा से मेडिकल स्टोर जाती है और मेडिकल स्टोर से कुछ गोलियां और लेके आती है और लाने के बाद फिर वो एक बार चाय या किसी वैसी चीज़ बनाती है और अपने पति को नशे में ही, अपने शोहर को नशे में ही फिर से 3-4 गोलियां और दे देती है। अब नशा ज़्यादा हो जाता है। ज़हीर अपने दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम है रजब। रजब की भी उम्र इतनी ही है, लगभग 17-18 साल के आसपास, लेकिन वो प्रोफेशनल है। जैसे क्या कुरैशी लोग मीट का कारोबार करते हैं, मीट का काम करते हैं, मीट को किस तरह से काटा जाता है, किस हिस्से की बोटियां बनाई जाती हैं, वो इस एक तरह से प्रोफेशनल था और इनकी प्लानिंग पहले ही से ही हो चुकी थी। अब इस घर के अंदर 3 सदस्य हो जाते हैं। दिन जैसे ही निकलता है, नाश्ता कराने के बाद वो अपनी बेटी सोनिया से कहती है, सोनिया तुम जाओ अपने काम करो और आराम से आना। यानी कि शायद बेटी के बारे में बताया जाता कि वो दूसरों के घरों में काम करती थी, बर्तन वगैरह या फिर खाना ना बनाने का, तो वो उसे घर से निकाल देती है। और घर के अंदर अब 3 जने होते हैं जिसमें ज़ैकब होती है, ज़ैनब, और ज़ैनब के साथ साथ ज़हीर होता है और रजब होता है। अब यहाँ पर एक बार जैसे कि ये कुछ दवाइयाँ लेने के लिए बाज़ार गई थी तो बाज़ार से ही कुछ वैसी चीज़ मंगाई जाती हैं जैसे रस्सी वगैरह, कुछ चाकू और कुछ बर्तन वगैरह और साथ ही चूल्हा मंगाया जाता है। और ये सारा सामान मंगाने के बाद वो बेहोशी की हालत में था और रस्सी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो पैर पकड़े हुए थे ज़ैनब ने, एक तरफ हाथ पकड़े हुए हैं, साथ ही उसने एक रस्सी जो उसके गले में डाली हुई थी, दोनों मिलकर मतलब एक साइड से ज़हीर और दूसरा जो उसका साथी होता है रजब, वो उसके रस्सी को खींचते हैं। लगभग बताया जाता है कि 7 या 8 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही तड़पता रहा और तीनों को ज़रा से भी रहम नहीं आई, ज़रा से भी दया नहीं आई। जब वो मर जाता है, अब मरने के बाद सोचते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें, इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उस महिला को फिर से बाहर भेजा जाता है, वो बाज़ार जाती है और ये कोशिश की जाती है कि बड़ा सा बॉक्स आएगा तो बॉक्स के अंदर इसको पैक करके किसी रिक्शे वगैरह में रख कर इसे कहीं दूर फेंक देंगे, मगर कोई बॉक्स मिलता ही नहीं है। और मैं खैर पहले गलत बता गया, जब दूसरी बार जाती है तो ये बॉक्स नहीं मिलता है तो वहाँ से वो कुछ ऐसी चीज़ लेकर आती है जिससे बड़ा सा चाकू या कुछ जैसे हड्डी तक कट जाए ऐसा कोई धारदार हथियार, जो कि कुरैशियों के कसाईयों के पास होता है। वो घर में आता है और घर में आने के बाद इसकी बोटी दर बोटी काटने लगते हैं। गर्दन को मतलब इसको सर को बिल्कुल धड़ से अलग करके और उसके शरीर के लगभग 62 पीस कर दिए जाते हैं। और 62 पीस करने के बाद अब ये प्लानिंग करते हैं कि इसके शव को इसका कौरमा बनाते हैं और कौरमा बनाने के बाद
जैसे ही कुछ अद बना होगा या इसके मीट के टोटल बना के उसको कहीं नाले वगैरह में या किसी खाई में फेंक देंगे। कोई पूछेगा कि आखिरकार तुमने इसको क्यों फेंका है, तो कह देंगे कि ये गोश्त था जो कि ख़राब हो चुका है। इसीलिए उन्होंने उसका कोरमा बना रहे थे। पुलिस की जांच में बार बार एक ही बात पूछी जाती है कि कोरमा क्यों बनाया जा रहा था, तो वो कहते हैं कि कोरमा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। यदि हम सही से बनाते तो शायद उसके अंदर दुर्गंध नहीं आती, इसलिए उन्होंने ऐसे टेम्परेरी उसको बनाना शुरू कर दिया। और बनाने के बाद जब उसको उबाल रहे थे तो उबालते हुए में उसमें एक अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। और ऐसी स्मेल लोगों ने कभी भी नहीं सूंघी थी, जिसकी धीरे धीरे एक घर से दूसरे, दूसरे घर से तीसरे और पूरी कॉलोनी में यानी कि शाह फैसल टाउन के अंदर धीरे धीरे वो बदबू फैल जाती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले इस बदबू पहुंचती है इस घर की मकान मालिक को। मकान मालिक की जो कि ऊपर रहती थी और ऊपर से जब नीचे आती है तो दरवाज़ा खोलने की कई बार कोशिश करती है। वो आवाज़ लगाती है, ज़ैनब ज़ैनब बाहर निकलो, आखिरकार तुम्हारे घर के अंदर से बदबू क्यों आ रही है। इस बात को लेकर ज़ैनब बहुत बुरी तरह से डर जाती है। और इन जो 2 लड़के हैं वो इस काट पीट के इंतज़ाम में लगे हुए थे, इसीलिए उसने अपने बाथरूम के अंदर जाती है, अपने सारे कपड़े लेती है और उनको धोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं नहा रही हूँ, इस तरह से कोई ना कोई बहाने करती है। मगर वो दुर्गंध जो थी वो घर के अंदर से होते हुए आसपास के मोहल्ले में फैल जाती है। और फिर मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर जब आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने अहमद अब्बास का सर रखा हुआ था। बाकी का जो हिस्सा था उसके एक संदूक था स्टील का, उसके अंदर रखा हुआ था। और कुछ हिस्सा यानी कि हाथ पैर वगैरह बाकी और शरीर के हिस्से वो देगची में पक रहे थे, जिसके अंदर से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया, साथ ही हिरासत में ले लिया था रजब को और उसके दोस्त ज़हीर को। लेकिन इस घटना को आज लगभग 12 साल होने को हैं। 12 साल में इस तीनों के अपराधियों के साथ क्या सज़ा सुनाई जाती है, इसका मैंने सर्च करने की तमाम कोशिशें की, मगर इसके बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे पाकिस्तान में फैलती है तो बताया जाता है कि 24 नवंबर 2011 की वो रात पूरा पाकिस्तान सो नहीं पाया था। लोगों की एक ही नज़र थी, टकटकी लगाए बैठे हुए थे टेलीविज़न के सामने कि आखिरकार इस औरत ने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद ये घटना न केवल पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान, रूस, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, लंदन, ऐसा कौन सा देश था, ऐसा कौन सा मुल्क था जहाँ पर ये घटना पहुँची नहीं थी। ज़ैनब के कृत्यों की जो कहानी है आज भी पाकिस्तान में जब लोग याद करते हैं तो लोगों से उनके अंदर से सिरहंसी पैदा हो जाती है, लोग डरने लगते हैं। वाकई ये बहुत ही भयानक दिन था, वाकई ये बहुत भयानक बात थी। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।